अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अन्नदाता कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में लगी टमाटर और शिमला मिर्च की फसल का कीटों से बचाव। अधिक फल उत्पादन हेतु आंवला के बागों का उचित प्रबंधन। मुर्गियों में होने वाले विभिन्न रोगों के बचाव के लिए टीकाकरण। किसान भाइयों, अब आप खारे पानी और ऊसर भूमि में भी पॉली हाउस में सब्जियों की फसल लगाकर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको फसल में लगने वाली बीमारियों का नियंत्रण समय अनुसार करना होगा। इन बीमारियों का नियंत्रण आप किस प्रकार से करें, इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं CSRRI के एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामेश्वर लाल मीणा। पॉली हाउस में बाहर की तुलना में, बाहर ओपन में जो लगाते हैं उसकी तुलना में बहुत कम बीमारियां आती है या बहुत कम जो कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। मुख्य जो इसमें समस्या जो आती है, एक तो सफ़ेद मक्खी की, जो कि जो गेट है, दरवाज़ा है, वो तो बार बार खुलने से एक तो वो आ जाती है साथ में कभी कभी, और दूसरा एक जो माइट है मकड़ी, उसका प्रकोप होता है। इन दो का मुख्य प्रकोप जो पॉली हाउस में देखने को मिलता है, लेकिन वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, उसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। सफ़ेद मक्खी के लिए हम इमिडा का स्प्रे करते हैं, इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करते हैं, और हफ्ते में अगर ज़्यादा प्रकोप है हफ्ते में एक बार करते हैं, अगर ज़्यादा प्रकोप है तो दूसरे हफ्ते फिर करते हैं। और वो जब क्रॉप छोटी अवस्था में होती है, जब बड़ी होने के बाद में तो प्रकोप कम हो जाता है, छोटी अवस्था में इसका प्रकोप देखने को मिला हमें। और जो माइट है उसके कंट्रोल के लिए हमने ओमाइट और ओबेरॉन का स्प्रे किया है, और उससे काफ़ी हद तक मतलब पूरी तरह से नियंत्रित पूरी तरह से हो गया है। और उसके माइट के प्रकोप से जो प्लांट की ग्रोथ वृद्धि रुक गई थी, वो ओबेरॉन के स्प्रे करने से वो वापस दोबारा प्रस्फुटित होकर और दोबारा वो चल पड़े हैं। और अब इसमें हमारे को कोई समस्या इतनी नहीं आ रही है, क्योंकि अब तो ग्रोथ, प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो गई है, अच्छी वृद्धि हो गई है। और जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेगी तो इनका प्रकोप वैसे भी कम ही हो जाता है। ये देखिए आपकी पॉली हाउस में हम फ्लड इरिगेशन नहीं करते, यानी कि पूरी क्यारी भर के तो हम इसमें सिंचाई करते नहीं हैं। पॉली हाउस में जो हम बेड बनाते हैं, इस बेड में हमने ड्रिप लाइन बिछा रखी है, और इस ड्रिप लाइन के थ्रू हर एक प्लांट को एक हफ्ते में करीब 4 लीटर पानी हम हर पौधे को देते हैं। यानी एक हफ्ते में हम 2 सिंचाई करते हैं, और एक सिंचाई में एक पौधे को करीब 2 लीटर पानी मिलता है। यानी एक हफ्ते में 4 लीटर पानी एक पौधे को मिल रहा है। तो पानी की बहुत बचत है इसमें पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है बाहर की तुलना में, और सभी पौधों को बराबर मात्रा में पानी मिलने से सभी पौधों की वृद्धि जो है बहुत अच्छी होती है।
हमारे राज्य में जिन किसानों ने आंवला के पौधे लगा रखे हैं, वो इनसे गुणवत्ता युक्त फलों की प्राप्ति हेतु कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को संपादित करें, साथ ही फलों की तुड़ाई और मूल्य संवर्धन किस तरह से करें ताकि आंवला के फलों से अधिक आय मिल सके, इन सभी पहलुओं पर जानकारी दे रही हैं एक सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुचित्रा दाधीट। मैं आज आपको आंवले में प्रबंधन, जल प्रबंधन और तुड़ाई प्रक्रिया के बारे में बताना चाहती हूँ। आंवला जो कि अपनी मरुधर का, राजस्थान का बहुत ही मुख्य फल है, महत्वपूर्ण फल है। जो फल फटन की समस्या आंवले में आती है, उसके लिए हम बोरेक्स 0.6% घोल का छिड़काव भी कर सकते हैं, जो कि फूल लगने की प्रक्रिया को तेज करता है और फलों को झड़ने से रोकता है, फल तुड़ाव को भी अच्छा बनाता है। मार्च के महीने में जब नवीन कलियां खिलने लगे तब सिंचाई करना आरंभ करना चाहिए और जून माह तक 15 दिन के अंतराल पर 4-5 सिंचाई की आवश्यकता इसको होती है। फल नवंबर दिसंबर में, जो कि अभी कंडीशन है, फल पौधों पे बहुत आ रहे हैं, पकता है। कृष्णा जो किस्में इसके NS7 और NS6 जो किस्में हैं, इसका फल बड़ा अच्छा होता है, फल की किस्में बहुत अच्छी है, फल बहुत जल्दी भी मिल जाता है अपने को इसमें। वर्तमान में सभी पौधों में अच्छी मात्रा में आंवला आ रहा है, तो आंवले की अब जो तुड़ाई करनी है अपने को, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आंवले की जो तुड़ाई है उसके लिए पहले कितनी मात्रा में होता है, कलमी पौधों में, बीजू पौधों में बात करते हैं तो कलमी पौधे का पेड़ 4 से 5 वर्ष की आयु में फल देने लगता है। फूल मार्च अप्रैल में आते हैं तथा फल नवंबर दिसंबर में तोड़ने के लायक हो जाते हैं। इन एक पूर्ण विकसित कलमी पौधे, पैच बडेड पौधे से अपन कहेंगे, तो उससे अपने को 80 से 100 किलो आंवला एक पौधे से, एक पेड़ से प्राप्त हो जाता है। आंवला स्वास्थ्यवर्धक है, अधिक आय देने वाला है। इसका अधिक अपन मूल्य संवर्धन की बात करते हैं तो आंवले का मूल्य संवर्धन के बाद ही किसानों को अधिक आय प्राप्त हो सकती है। आंवले का अगर मूल्य संवर्धन करते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, कैंडी बनाते हैं, तभी अपने को अच्छी आय प्राप्त हो सकती है। मुरब्बा से जो आय प्राप्त होती है वो अधिक होती है कैंडी की अपेक्षा। मुरब्बा के लिए अपन आंवले को सीधा अच्छे किस्म के आंवले लेके, जो कीट रहित हो, अच्छे बड़े साइज के आंवले लेके इनको अपन पानी में थोड़ी देर रखते हैं, जिससे थोड़ा सा इसका केसलापन निकल जाए। या कई किसान भाई या कई जो अपने प्रचलित वो है उसमें अपन फिटकरी के पानी में रखते हैं। फिटकरी के पानी में 1-2 दिन रखने के बाद जिससे उसका कसीलापन निकल जाए, ये प्रमुख क्रिया है करने की। अगर फिटकरी के पानी में नहीं रख सकते हैं तो आंवले में पानी में रख देते हैं अपन। निकालने के बाद उसको अपन निकालते हैं, साफ पानी से धोते हैं और एक गर्म पानी से बॉईल करते हैं थोड़ी देर के लिए, जिससे उसके गुठली अलग हो जाए, आंवले की एक एक कली खिल जाए। वो कली खिलने के बाद या फिर साबुत आंवला भी अपन ले सकते हैं गर्म पानी में डाल के। उसके बाद अपन चाशनी में रखते हैं। चाशनी पहले थोड़ी कम शक्करा की बनाते हैं, 2 दिन उसमें रखेंगे, फिर उसमें थोड़ी शक्करा और डालेंगे, 1 तेज शक्करा और डालेंगे। अगर अपने को 1 किलो शक्करा लेनी है तो पहले चाशनी अपने को बनानी है 250 ग्राम शक्करा की। दोबारा अपन आंवला लेके उसमें डालते हैं तो फिर अपन मात्रा बढ़ाते जाते हैं 250-250 ग्राम। 2 दिन रखेंगे फिर 250 ग्राम बढ़ाएंगे, 3 दिन तक आंवलों को इसमें रखेंगे फिर 250 ग्राम बढ़ाएंगे। इसी तरह 1 किलो शक्करा पूरी करते हैं, लेकिन 2-2 दिन के अंतर पर शक्करा की मात्रा, उसकी कंसंट्रेट, उसकी सांद्रता शक्करा की बढ़ाते जाते हैं। ये आंवला पूर्ण रूप से जब तैयार हो जाता है पूरी तरह, तो अपन बाजार में बेचने योग्य हो जाता है। इन सभी बातों को जो बताई गई, अगर समय रहते करते हैं अपन तो अपने को अच्छा लाभ प्राप्त होता है। और अपन मूल्य संवर्धन पे, आंवला की मूल्य संवर्धन पे ज़्यादा ध्यान दे, ज़्यादा अपन प्रेषित तो अग्रसित हो तो ज़्यादा अपने को अच्छी अधिक आय प्राप्त होगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
आज के समय में अपने प्रदेश में मुर्गी पालन एक उभरता हुआ व्यवसाय साबित हो रहा है और हमारे जो किसान इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनकी मुर्गियां कभी कभी विभिन्न रोगों की चपेट में आ जाती हैं। अतः इन रोगों से मुर्गियों को कैसे बचाया जाए, इस विषय पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विकास जायसवाल से। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी जानते हैं कि मुर्गी पालन एक अत्यंत ही लाभदायक व्यवसाय है, परंतु जरा सी असावधानी से यह लाभ आपका पूरा नष्ट हो सकता है, क्योंकि थोड़े ही स्थान पे बहुत ज़्यादा पक्षी पाले जाते हैं। तो यदि किसी एक भी पक्षी में बीमारी हुई तो बहुत तेज़ी से फैल जाती है। और किसान भाइयों, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जितनी भी ठंडक, अब हमारा ठंडक का सीज़न आ रहा है, तो ठंडक के सीज़न में वायरल बीमारियां, विषाणु जनित रोग जो हैं, इनका प्रकोप ज़्यादा होता है और विषाणु जनित रोगों का कोई उपचार नहीं होता किसान भाइयों। तो इसका उपचार सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण है, यानी बचाव ही इसका उपचार है। तो इसके लिए आपको टीकाकरण करना होता है। किसान भाइयों, हम लोग जो मुर्गी पालन करते हैं प्रमुखतः 3 प्रकार से मुर्गी पालन करते हैं। एक तो मुर्गियां वो होती हैं जो मीट पर्पज़ के लिए, मीट के लिए पाली जाती हैं, जिन्हें हम ब्रॉयलर कहते हैं। और दूसरी किसान भाइयों मुर्गी पालते हैं हम अंडा उत्पादन के लिए। और तीसरी एक और पाली जाती हैं, उनको ब्रीडर कहते हैं। वो कृषक स्तर पे नहीं पाली जाती हैं, वो औद्योगिक स्तर पे पाली जाती हैं। तो हम जो 2 मुख्यतः पालते हैं, मुख्यतः सबसे मुख्य तो ब्रॉयलर पालन है, मीट उत्पादन वाली मुर्गियां, जिन्हें हम 35 से 40 दिन रखते हैं, वेट गेन करते हैं, उसके बाद फिर बेच देते हैं। तो किसान भाइयों, मैं टीकाकरण के लिए आपको बताऊं कि कई प्रकार से मुर्गियों में टीकाकरण किया जाता है। कुछ ऐसे टीके होते हैं जो आँख और नाक में 1-1 बूंद डाले जाते हैं। कुछ मैक्सिमम टीके जो है पानी में दिए जाते हैं और कुछ टीके ऐसे होते हैं जो खाल के नीचे दिए जाते हैं। तो टीका देने से पहले अगर ठंडक का दिन है तो 1 घंटा और गर्मी का दिन है तो 2 घंटा आप उसको खाना मत दीजिए, पानी मत दीजिए। इसके बाद वो पानी की तरफ अट्रैक्ट होंगी और वो करेंगी। दूसरी बात, जो टीका है इसको सबसे पहले एक साफ़ अलग बाल्टी में बना लें और उसके बाद ही मुख्य बर्तन में डालें जिसमें कि वो पानी पीते हैं, बेल ड्रिंकर्स वगैरह में। तीसरी बात किसान भाइयों, जिस बर्तन में हम इसको डालेंगे पीने के लिए, उस बर्तन को पहले खुरच के साफ़ कर लें, क्योंकि उस बर्तन में कभी कभी स्लेस में बचा हुआ जूठन या इस टाइप की चीज़ें होती हैं जिसमें कि टीका हमारा नष्ट हो जाता है। चौथा किसान भाइयों, जो हम पानी यूज़ करते हैं, जो पानी हम प्रयोग करते हैं टीका बनाने के लिए, उस पानी को हमें साफ़ रखना है, अच्छा पानी रखना है और उसमें कोई सैनिटाइज़र नहीं डालना है। क्योंकि पानी मुर्गी पालन जो लोग करते हैं अच्छी तरह जानते हैं कि ये मुर्गी जो पानी को साफ़ रखने के लिए हम कुछ सैनिटाइजर्स का उपयोग करते हैं, कुछ दवाओं का उपयोग करते हैं जिससे कि उसमें जीवाणु या विषाणु मर जाएँ। तो इनका प्रयोग नहीं करना है। और थोड़ी से अगर गर्मी के दिन है तो बर्फ़ का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपका टीका थोड़े समय तक, जब तक कि वो कंज्यूम ना कर ले, उसको उपयोग ना कर ले, तब तक आपका टीका सही सलामत बना रहे। जितना उसमें लिखा हुआ है उसी हिसाब से आपको मिलाना है। और कभी जैसे 50 पक्षी के लिए टीका है तो उसको 100 पक्षी के लिए, 60 पक्षी के लिए, 70 पक्षी के लिए ना करें। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा टीकाकरण होगा। दूसरी बात, टीकाकरण कब नहीं करना है। पक्षी, जैसे मान लीजिए कोई पक्षी बीमार है या कहीं पे बीमारी फैली हुई है तो वहाँ पे टीकाकरण आप ना करें। दूसरी बात, जैसे आपने रिसेंटली इस सेट से दूसरे सेट में अभी पक्षी ट्रांसफ़र किए हैं, आप उसी दिन टीकाकरण कर देंगे। पक्षी स्ट्रेस में रहता है, पक्षी जो है परेशान रहता है और उस समय टीकाकरण करेंगे तो आपका लाभदायक नहीं होगा। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें कि किस प्रकार से कब टीकाकरण करना है। दूसरी बात, अब मैं आपको जो मांस उत्पादन वाली मुर्गियां हैं, ब्रॉयलर मुर्गियां, इसमें टीकाकरण के बारे में बताऊंगा कि सबसे पहला टीका जो ब्रॉयलर मुर्गियों में लगता है वो होता है मैरक्स बीमारी का, और वो खाल के नीचे वहीं से लग के आता है गर्दन के पास में। तो वो आपको किसान भाइयों नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि वो चूजे में पहले से लगाया आता है। दूसरा टीका किसान भाइयों, 6 से 7 दिन पे आपको लसोटा B1 या F1 स्ट्रेन का रानीखेत बीमारी का लगाना रहता है, जो कि आप पीने के पानी में मिला के लगा सकते हैं, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कैसे उपयोग करना है। तीसरा टीका किसान भाइयों, 10 से 12 दिन पे गम्बोरो बीमारी या IBD, जिसमें सफ़ेद दस्त करने लगता है जानवर, उसका लगाना रहता है। तीसरा टीका किसान भाइयों, फिर से हम रानीखेत बीमारी का लगाते हैं, F1 B1 या लसोटा। तो उसको भी हम लोग 18 से 21 दिन पे कभी भी लगा सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, कुछ हमारे कृषक भाई हैं जो कि अंडा उत्पादन भी करते के लिए मुर्गियां पालते हैं, तो इसमें कुछ टीके अतिरिक्त लगाए जाते हैं। इन टीकों में प्रमुखतः रानीखेत बीमारी का किसान भाइयों 2 तरह का टीका आता है, एक किल्ड, एक लाइव। तो जो लाइव टीका है इसको हम लोग लसोटा या B1 F1 बोलते हैं, ये हम 6 से 7 दिन पे लगाए हुए हैं। तो इसको 60वें दिन फिर से 60 से 70 दिन के बीच में R2B नाम की वैक्सीन आती है,
इसे जो है खाल के नीचे लगाया जाता है इंजेक्शन के द्वारा, इसको लगा सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों, 21वें दिन हम इसमें जो अंडा उत्पादन वाली हैं इनमें IB यानी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का टीका लगाते हैं। तीसरा, इसमें 42वें दिन हम पॉक्स का टीका लगाते हैं जिसको माता रोग कहते हैं। इसको किसान भाई लगाने का तरीका यह है कि उसकी जो आगे के पंख हैं उनको फैला के उसके बीच में जो वेब बनता है, जो पतली सी खाल होती है, उसके बीच में खरोच के निकाल देते हैं और टीका लग जाता है। तो इस प्रकार से आप टीकाकरण कर सकते हैं। और इसमें कई प्रकार के अंडा उत्पादन में बूस्टर भी लगते हैं जो कि बाद में लगाए जाते हैं। और कुछ एक टीके ऐसे होते हैं जो उस क्षेत्र के हिसाब से, कुछ क्षेत्र में क्या क्या बीमारियां प्रेवलेंट हैं उसके हिसाब से टीके लगाए जाते हैं। और टीकाकरण में कोल्ड चेन का ध्यान दें कि वो ठंडा टेम्परेचर जो है वो उसका तापमान मेंटेन रहे। ऐसा नहीं हमने टीका ला के रख दिया उसको और फ्रिज में नहीं रखा। कुछ लोग क्या करते हैं, टीके को फ्रिज में रखना, उसको फ्रीजर में रख दिया कि ज़्यादा ठंडा कर दें बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा नहीं किसान भाइयों, टीके को एक उचित तापमान पर ही रखना है। जो टीका, हर टीके का अलग है, उस पर लिखा रहता है कि इसको 2 से 8 लिखा हुआ है, तो आप नीचे वाले फ्रिज के जो नीचे वाला है यानी जिसमें बर्फ़ नहीं जमती वहाँ रखना है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप टीकाकरण करवाएं और अपने पक्षियों को स्वस्थ रखें जिससे कि अधिक से अधिक मांस उत्पादन आप उनसे ले सकें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला मनाली के मोहन शर्मा ने। आप पॉली हाउस में एंथोरियम की खेती पर जानकारी चाहते हैं। आज हम आपको बताएंगे एंथोरियम की खेती के बारे में। यह पौधा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पहले यह विदेशों में ही होता था, जो कि आज भारत में अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम मीडिया का महत्वपूर्ण इसमें रोल रहता है। इसके लिए हम सबसे ज़्यादा कोकोपीट, कोको हस्क एवं लीफ मोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं तथा नालियां बनाकर उसमें लीफ मोल्ड या कोको हस्क, कोकोपीट की बेड बनाई जाती है। उसके उपरांत इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है प्रजाति का चुनाव। तो महत्वपूर्ण वैरायटी न्यू ऑरेंज, जेविया एंड एंजल और अन्य वैरायटी भी जो लगाई जा सकती है। इसके उपरांत हम पौधे इसके टिश्यू कल्चर से पौधे प्राप्त कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर के पौधे अभी ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियों द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तह इसके पौधे टिश्यू कल्चर द्वारा इसका प्रोपगेशन होता है, जो कि 25 से 35 रुपये प्रति पौधा प्राप्त किया जा सकता है। पौधा प्राप्त करने के उपरांत इसका पौधारोपण किया जाता है। इसके लिए 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं। डबल रो में इसके पौधे लगा सकते हैं। पौधे लगाने के उपरांत इसमें महत्वपूर्ण होता है लीफ प्रूनिंग, क्योंकि यह एक पत्ती का ही मॉडिफाइड रूप है, इसलिए इसका लीफ प्रूनिंग ज़रूरी हो जाता है। हमेशा इस पे 5 से 6 पत्ती ही
रखते हैं। बाकी पत्ती जो पुरानी होती जाती हैं उसको प्रून कर दिया जाता है। प्लांट लगाने के बाद इसका महत्वपूर्ण रोल जो है वो न्यूट्रिशन, अतः इसका न्यूट्रिशन का विशेषकर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसमें उर्वरक वाटर में जो सोल्यूबल हैं उनका उपयोग करते हैं। इसमें क्योंकि ह्यूमिडिटी की अति महत्वपूर्ण उपयोगिता है, अतः 65 to 75% ह्यूमिडिटी हमेशा रहना चाहिए। इसलिए इसमें हमेशा स्प्रिंकलर से, फोगर से ह्यूमिडिटी बनाए रखते हैं। इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट लगता है, इस प्रकार से इसमें रोटिंग होता है जो कि ब्लाइट के कारण और फंगस के कारण होता है। बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, इसके लिए हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और प्लस बाविस्टिन का स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि फंगल रूट रोटिंग जो लगता है उसका भी कंट्रोल हो सके। प्लांट रोपण करने के उपरांत 8 महीने बाद इसमें फूल चालू हो जाता है जो कि 15 रुपये से 20 रुपये प्रति स्पाइक स्टिक के हिसाब से मार्केट वैल्यू इसका होता है। और इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न पूछा है उसे पूछा है जगाधरी के अनिल कुमार ने। आप अधिक शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खियों की देखरेख पर जानकारी चाहते हैं, तो अनिल कुमार जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा अभी सर्दी का सीजन शुरू होने वाला है तो कई बार सर्दियों के मौसम में किसान भाइयों की, हमारे मधुमक्खी पालकों की ये शिकायत रहती है कि साहब मधुमक्खियों में दस्त की शिकायत है और दूसरी दिक्कतें आती हैं। तो किसान भाइयों, मैं कुछ सुझाव आपको देना चाहूँगा कि सर्दी का सीजन, ताकि फिर आप आराम से उसका मुकाबला कर सकें, आपकी मधुमक्खियाँ उसमें कमज़ोर ना हों और आपको अच्छा उत्पादन मिले। किसान भाइयों, एक तो सर्दी जैसे ही अब शुरू होने वाली है तो एक तो आप अपना जो मौन ग्रह वगैरह हैं वो ठीक कर लें, उनमें बहुत ज़्यादा बड़े छिद्र वगैरह ना हो ताकि हवा वगैरह ज़्यादा ना घुसती हो। सुपर वगैरह हैं तो बीच में गैप ना हो, उसमें कुछ भी टेप की सहायता से या मिट्टी की सहायता से उसके छिद्र बंद कर लें। दूसरे, कॉलोनी आपकी शक्तिशाली होनी चाहिए, 10 फ्रेम की कॉलोनी कम से कम हो। सुपर में है तो बहुत अच्छी बात है। और कम फ्रेम 4 से 5 फ्रेम की कॉलोनी सर्दी में दिक्कत ही करती है और उसमें कोई बहुत अच्छा उत्पादन आपको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए कम से कम 10 फ्रेम की कॉलोनी, आपको टाइट कॉलोनी रखें, शक्तिशाली मौनवंश रखें, वो सर्दी को कम महसूस करता है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी अगर पड़नी शुरू हो जाती है तो ऊपर की बोरी आप डबल कर सकते हैं। यदि कुछ हमारे मधुमक्खी पालक पहाड़ों में या जहाँ थोड़ा बर्फबारी भी होती हो, अगर ऐसी जगह हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता हो, तो वहाँ आप नालीदार गत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। चारों तरफ बॉक्स के नालीदार गत्ता लगा सकते हैं, उससे टेम्परेचर मेंटेन करने में काफ़ी मदद मिलेगी और अंदर का तापक्रम जो है वो बढ़ जाएगा। सबसे जो आवश्यक बात है किसान भाइयों, जैसे सर्दी का महीना है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें आपके जो मौनवंश है वो ऐसे धूप वाले स्थान में होने चाहिए कि सूरज निकलते ही धूप पड़नी चाहिए और शाम को सूर्य की आखिरी किरण तक आपके बक्सों के ऊपर रहनी चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के साथ साथ ही मधुमक्खियाँ अपना कार्यक्रम, अपना दिन भर का दिनचर्या जो है शुरू करती हैं और सूर्यास्त के साथ साथ वो ख़त्म करती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सर्दी के मौसम में दिन भर पर्याप्त मात्रा में धूप जो है आपके मौनवंशों पर आनी चाहिए। यदि आपके मौन ग्रह कहीं छायादार जगह में, कहीं बाग में, ऐसी जगह रखे हैं तो उनको आप तत्काल शिफ्ट कर लें और शिफ्ट एकदम छाया से धूप में ना रखें, एकदम पास में। यदि उनको पहले ले जा कर के 3-4 किलोमीटर दूर रखने पड़ेंगे, फिर वापस उसी स्थान पर अगर रखने हैं धूप में तो वापस ला करके ऐसा नहीं कि आपने 100 मीटर की या 50 मीटर की दूरी पे आप उनको धूप में शिफ्ट कर दिया। कम से कम 3 किलोमीटर से पहले उनका माइग्रेशन ना करें, 3 किलोमीटर कम से कम रखें, उसके बाद फिर वापस उनको ला सकते हैं। तो सर्दी के मौसम में आप धूप में अपने मौनवंशों को रखें। अगर कहीं ऐसी जहाँ पे सीधी हवा ना लगती हो, ऐसी जगह आप रखें तो बहुत ही अच्छी बात है। कहीं दीवार के सहारे से भी रख सकते हैं या कोई फूस या टाट की 4 फीट की ऊंची एक वो बना सकते हैं दीवार और उसमें रख सकते हैं, तो तेज़ हवाओं का प्रयोग जो है असर आपके मौनवंशों के ऊपर नहीं हो। किसी ऊंची पहाड़ी के ऊपर ना रखें जहाँ तेज़ हवाएं लगती हों। कहीं ऐसी जगह जहाँ पानी भरता हो, ऐसी जगह अपने मौनवंशों को ना रखें। तो धूप वाले स्थान में रखें और हवा अगर रुक सकती हो कहीं ऐसी जगह तो बहुत ही अच्छा है। और शक्तिशाली मौनवंश रखें, समय समय पर उनको सीटें वगैरह देते रहें। सल्फर का प्रयोग 15 दिन में 20 दिन में आप कर सकते हैं, 2-2.5 ग्राम प्रति मौनवंश।
तो इस प्रकार सल्फर का प्रयोग समय से करके भी उनको भी तापक्रम नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। देखिए साथियों, यदि आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, मौन वंश आपके कमज़ोर होंगे, कहीं ऊंची जगह पे रखे होंगे, कहीं छायादार जगह ज़्यादा होगी जहाँ पर धूप नहीं आती है पूरा दिन, तो ऐसे में आपको एक दिक्कत ये हो सके कि डिसेंट्री मधुमक्खियों में लग जाती है। पीला पीला आपके ढक्कनों के ऊपर वो मिलेगा मल मधुमक्खियों का, और मधुमक्खी उतना आप जो सीट वगैरह डालेंगे तो उसको भी नहीं पकड़ेगी बाहर से, क्योंकि ज़्यादातर मधुमक्खियाँ जो बाहर से नेक्टर लाती हैं, पोलन लाती हैं, वो तापक्रम नियंत्रित करने में लग जाएंगी, क्योंकि पहले घर का तापक्रम उसको जो है वो नियंत्रित करना है, उसके बाद वो बाकी काम करेंगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जैविक खेती पर एक सफल किसान का अनुभव भाग 1। घरेलू काढ़े से कैसे बढ़ाएं पशुओं का दुग्ध उत्पादन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।